हाय। स्नैप मैराथन के वर्बल के सेकंड लेसन में आपका स्वागत है। कल ये लेसन लाइव करने की कोशिश की थी हम लोगों ने, पर उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए थे, तो मैं ये सेशन फिर से लेके आया हूं आपके लिए। आज हम कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच जो स्नैप एग्जाम के लिए आपको जानना जरूरी है। वैसे बहुत ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच में आप डीप में मत घुसो। बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं इंटरनेट पे भी, खास करके, जिससे आप अननेसेसरी परेशान होगे। फिगर्स ऑफ स्पीच लार्जली डोमेन है लिटरेचर का, इसको हिंदी में अलंकार कहते हैं हम लोग। पर कुछ ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनका जानना माना जाता है कि आप अगर एक ग्रेजुएट हैं तो आपको इनकी जानकारी होगी। वो फिगर्स ऑफ स्पीच आप कर लीजिए, स्नैप के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और जितने मैं करा रहा हूं उतने ही करिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं फिगर्स ऑफ स्पीच के अराउंड क्वेश्चंस आए हैं पिछले इतने सालों में। ऑप्शंस में भले कुछ ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच ये लोग डाल देते हैं जिससे बच्चा थोड़ा डर जाए, पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है वो जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं, उन्हीं फिगर्स ऑफ स्पीच में से करेक्ट आंसर होगा आपका। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले वैसे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच जो आपने स्कूल में तो 100% पढ़े ही होंगे, स्टार्टिंग विद सिमिली। सिमिली याद करना बहुत आसान है, क्योंकि सिमिली सिमिलर दोनों के रूट वर्ड सेम है और इसमें सिमिलैरिटी ही शो की जाती है। सिमिली, जिसको हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं हिंदी में किसी चीज की सिमिलैरिटी दूसरे चीज से, किसी चीज की तुलना, उपमा दूसरे चीज से की जाती है। और टिपिकली किन शब्दों का प्रयोग होता है? टिपिकली यूज किया जाता है एज या फिर लाइक, इसको समझाने के लिए। अब सिमिलीज जो हैं वो हर तरह की होती हैं। कुछ लोकल सिमिलीज होती हैं, कुछ नेशनल सिमिलीज होती हैं, कुछ ग्लोबल सिमिलीज होती हैं। साहित्य लिटरेचर में लें तो ग्लोबल सिमिली जो है वो है जैसे कि एज रेड एज अ रोज कहते हैं, या फिर एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू कहते हैं। ये ग्लोबल लिटरेरी लिटरेचर की दुनिया में यूज होने वाले सिमिलीज हैं। या फिर एज कावर्डली एज अ माउस बोलते हैं, या फिर एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स बोलते हैं। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिमिलीज हैं, ठीक। लेकिन कुछ, जैसे मैंने कहा, नेशनल सिमिलीज होती हैं, यानी आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आप उस कंपैरिजन को समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप दूसरे देश में रहते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। या फिर कुछ लोकलाइज सिमिलीज भी होती हैं। हम कह सकते हैं कि भैया, आपके आपके लेट्स से स्टेट में कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है और आप उस पूरे स्टेट में सभी लोग जानते हैं उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से, स्टेट से बाहर नहीं जानते उसको। तो उस स्टेट में अगर कोई अच्छा क्रिकेटर है तो उसकी तुलना स्टेट के उस सबसे फेमस क्रिकेटर से की जा सकती है, जिसके बारे में अगर आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो उसको सिमिली नहीं समझ में आएगी कि उसने क्या बोला, मैं अच्छा खेलता हूं या बुरा खेलता हूं। तो कुछ लोकल सिमिलीज भी होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं बड़े होके पापा जैसा बनना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू बी लाइक माई फादर, है ना। तो एज लाइक लगाने से या पापा जैसा बनना चाहता हूं बोलने से जो अलंकार या फिर फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, दैट इज योर सिमिली। इसमें सिमिलैरिटी शो होती है और सिमिलैरिटी शो करने के लिए एज या लाइक का यूज किया जाता है, ठीक। अब बहुत ज्यादा टेक्निकल सिमिलीज आपको पता हो ये जरूरी नहीं है, पर कुछ सिमिलीज जानना अच्छी बात है, और जितना आप रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा अच्छे सुंदर सुंदर सिमिलीज आपके हाथ में आएंगे। सो दैट इज सिमिली फॉर यू। नेक्स्ट वी हैव मेटाफर। अगेन ये स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपने पढ़ा ही होगा, बस आज रिवीजन हो जाएगी आपकी। मेटाफर शब्द जो बनता है उसको अगर आप तोड़ोगे, जैसे सिमिली सिमिलैरिटी से हम लोग याद रख सकते हैं। मेटाफर में जो दो हिस्से हैं, एक है मेटा। एज अ प्रीफिक्स मेटा के बहुत सारे मतलब होते हैं। यहां जो मीनिंग यूज हो रहा है वो है या तो अक्रॉस की मीनिंग आप यूज कर ले, या फिर कैरियर की मीनिंग यूज कर ले। कैरियर और ज्यादा इजी रहेगा आपको ध्यान करने के लिए। और फॉर का मतलब हुआ फॉर्म, शेप एंड साइज, ठीक है। तो मेटाफर क्या होता है भाई? मेटाफर, जिसको हम लोग रूपक अलंकार भी कहते हैं, मेटाफर में हम लोग किसी चीज की तुलना किसी और चीज से तो करते हैं, जैसे सिमिली में कर रहे थे, पर तुलना करते वक्त, कंपैरिजन करते वक्त हम ये नहीं कहते कि उस जैसा है, हम सीधा सीधा उसको वही बना देते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि खा खा के हाथी हो गए हो। आपने ये कहा कि खा खा के हाथी हो गए हो, आपने ये नहीं कहा कि खा खा के हाथी जैसे हो गए हो।
पहले मैं अपनी लैंग्वेज यानी हमारी जो हिंदी है उसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि भाव आपके अंदर चला जाए, उसके बाद उसके अंग्रेजी में भी एग्जांपल्स करूंगा जैसे सिमिले में किया था। सो मेटाफर में हम क्या करते हैं, किसी को वो फॉर्म कैरी करवा देते हैं, उसके जैसा नहीं बोलते, वो जो इंसान है जिससे बात की आपने उसको वही वाला फॉर्म कैरी करवा दिया, जिससे तुलना कर रहे थे वही बना दिया उसको। सो हेंस द वर्ड मेटाफर या फिर कैरियर ऑफ फॉर्म। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई जो हमारे पटेल साहब थे उनके लिए कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना। अब एक्चुअली लोहे के तो बने हुए नहीं थे वो, है ना, लेकिन हमने बोला ही इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो हमने बना दिया लोहे का उनको। तो ये कैसा यूजेज है, मेटाफोरिकल यूजेज है। फिर जैसे बापू को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन है। अब एक्चुअली तो नहीं है फादर ऑफ द नेशन, मतलब बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है एक आदमी के लिए इतने सारे लोगों को पैदा करना, तो फादर ऑफ द नेशन आउट ऑफ रेस्पेक्ट बोलते हैं, तो दिस इज नोन एज अ मेटाफोरिकल यूजेज। सो हमने बोल दिया, जैसे मोहल्ले के क्रिकेटर्स की बात हो रही थी कि तुम तो हमारे स्टेट के सचिन तेंदुलकर हो। अब ये क्या हो गया, हमने सचिन तेंदुलकर बना दिया उसको। सो अब हम लोग कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं, मेटाफर यूज कर रहे हैं यहां पर। आई होप यहां तक मेटाफर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तीसरा जो अगेन स्कूल में पढ़ाया जाता है, एलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार। अब एलिटरेशन में क्या होता है, इसको आप थोड़ा तोड़ के देखें, जैसे सारे वर्ड्स को अगर वर्ड की तरह समझ ले तो फिर मीनिंग रटना नहीं पड़ता, ध्यान आ जाता है कि अच्छा इसमें ऐसा होता था। तो एलिटरेशन को आप तोड़ेंगे तो यहां पर मिलेगा ऑल प्लस आइटरेशन। अब आइटरेट करने का मतलब क्या होता है, बार बार करना कुछ, है ना। सो अब इससे याद रह जाएगा आपको, सारी चीज रिपीट हो रही है, ऐसा कुछ ये शब्द कह रहा है। तो क्या रिपीट होता है एलिटरेशन में, देखिए एलिटरेशन तब होता है जब मिनिमम दो सक्सेसिव वर्ड्स का पहला साउंड सेम हो। मिनिमम दो वर्ड्स का सक्सेसिव, बीच में ब्रेक आ गया तो एलिटरेशन नहीं मानते हम। सक्सेसिव अगर वर्ड्स हैं उनका पहला साउंड अगर सेम है, जैसे कि जो मैं कल उदाहरण यूज कर रहा था, फ्रीकी फ्राइडे। अब जब आप फ्रीकी फ्राइडे कहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पहला साउंड यहां एफ या फ का आ रहा है, यहां पर भी फ का ही आ रहा है, तो फ्रीकी फ्राइडे को हम एलिटरेटिव यूजेज मानेंगे। अब देखिए अगर मैं कहूं द फ्रीकी फ्राइडे फॉल्स ऑन द 15th, द फ्रीकी फ्राइडे फॉल्स ऑन द 15th ऑफ दिस मंथ, तो देखिए फ्रीकी फ्राइडे और फॉल्स तीनों का पहला साउंड जो है वो फ का है, इसको एलिटरेशन मानेंगे। लेकिन ऑन द 15th जब बोला तो सुनने में तो ये भी फ लग रहा है, लेकिन इसका जो सक्सेसिव नेचर था वो ब्रेक हो गया, है ना। कॉन्जिक्यूटिव नेचर जो था, लगातार आने वाला जो नेचर था वो ब्रेक हो गया, तो इसको हम एलिटरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। द फ्रीकी फ्राइडे फॉल्स में फ की वजह से इन तीनों को एलिटरेटिव यूजेज माना जाता है। इसमें ध्यान क्या रखने का है, इसमें यह ध्यान रखने का है कि भाई साहब हो सकता है कि पहला लेटर दोनों शब्दों का सेम हो, तो क्या ये एलिटरेटिव माने जाएंगे, तभी माने जाएंगे जब इन लेटर्स का साउंड सेम हो। फॉर इंस्टेंस मैंने सी लिखा, काफी प्रोलिफिकली डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होता है सी में, तो एक साउंड स का भी है, एक साउंड क का भी है, एक साउंड च का भी है। जब हम शराड बोलते हैं तो एक साउंड श का भी आ जाता है। सो अगर दो सक्सेसिव एक के बाद एक लगातारी में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो एलिटरेटिव हो। क्यों? क्योंकि साउंड सेम होना जरूरी है। तो अगर यहां पर कैट लिखा हुआ है, यहां पर क्राइज लिखा हुआ है, तो दोनों ही क साउंड है, तो इसको हम मान लेंगे कि भैया ये एलिटरेटिव है। लेकिन अगर लिखा हुआ है यहां पर चूज कोन्स प्रॉपरली, चूज कोन्स प्रॉपरली, तो पहला साउंड जो है इसका क्या हो गया, च का हो गया, और इसका साउंड क्या हो गया, क का हो गया। दैट इज वाई दीज विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिटरेटिव। सो साउंड पे फोकस रखना है, लेटर्स जरूरी नहीं है वही आए। ऐसा भी होता है कि पहला जो आपका वर्ड है वो एस एच से शुरू हो रहा है, दूसरा वर्ड जो है वो सी एच से शुरू हो रहा है और श का साउंड दे रहा है, जैसे कि मैंने शराड बोला,
तो वैसे केस में बिकॉज यहां पर भी श साउंड आ रहा है, यहां पर भी श साउंड आ रहा है और बीच में कोई और वर्ड नहीं है, तो इनको भी हम एलिटरेटिव ही मानेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जानना एलिटरेशन के लिए जरूरी हो जाता है, पर एग्जामिनेशन में काफी ऑब्वियस ही आपसे पूछा जाता है सवाल। तो जैसे विंड्स विस्पर्ड बोला, तो वो सुनाई दे रहा है हमको, तो उसको एलिटरेटिव मानते हैं हम। एक टेक्निकल चीज और बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि हम इंडिया में थोड़ा गलत प्रोनाउंस करते हैं इसको। इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका प्रोनाउंसिएशन काफी अलग होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो व करके होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन व करके होता है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है विच वेटेरिनरी डॉक्टर आर यू लुकिंग फॉर, तो हो सकता है चूंकि आप व दोनों को ही प्रोनाउंस करते हो तो आपको लगे कि ये एलिटरेटिव है, इसको एलिटरेटिव नहीं मानेंगे। इसका साउंड जो है वो है विच का और इसका साउंड है वेटेरिनरी। तो व साउंड और व साउंड जो है वो अलग अलग है, इसलिए इनको एलिटरेटिव नहीं मानिएगा। सो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की अगर जानकारी हो तो अच्छा होता है। अदरवाइज जैसा मैंने आपसे कहा, काफी ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं स्नैप में फिगर्स ऑफ स्पीच के, तो आप इतना भी ध्यान रखेंगे जितना आपको मैंने बताया कि भाई सब अगर बिग बबून है आपका तो बिग भी आ गया, बबून में दोनों में ब साउंड आ रहा है, तो वो एलिटरेशन कहलाएगा। ठीक, तो ये तीन तो देख लिए अपन ने, ये तीन सबने लगभग स्कूल में देखा ही हुआ होता है। इसके आगे देख लेते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आज हो जाएगी, कॉमन सेंसिकली सीखेंगे। अगला है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन में आपको क्या ध्यान रखना है? पर्सन का ध्यान रखना है। ठीक, ये कब होता है? जब हम किसी ऐसी चीज में जिसमें जान नहीं मानते हम की होता है, जैसे कुर्सी है, दरवाजा है, वैसे गुण डाल देते हैं जो जिन लोगों में जान है वो डिस्प्ले करते हैं। तो हमने क्या किया? एक चेयर को पर्सोनिफाई कर दिया, यानी एक तरह से इंसान बना दिया या इंसान वाले गुण दे दिए, है ना? शब्द अब याद हो गया आपको इसमें, ये इंसानों वाले गुण देता था, यानी जिंदा वाले गुण देता था, है ना, लाइव वाले गुण देता था, वर्सेस जो जो चीजें जिनमें लाइफ नहीं है उनके साथ रख के इनको यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि दरवाजा मुझे आवाज दे रहा हो। अब देखिए, दरवाजा आवाज कैसे देगा? दरवाजे में तो जान हम मानते हैं नहीं होती है, तो दरवाजा मुझे आवाज नहीं दे सकता टेक्निकली स्पीकिंग। लेकिन ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया मैंने? पर्सोनिफिकेशन यूज किया। सो इफ आई वर टू से द डोर्स वर बेकनिंग मी, तो बेकन करना मतलब क्या होता है? बुलाना होता है। तो जो जो दरवाजे हैं वो कैसे आपको बुला सकते हैं? वो तो नहीं इशारे कर सकते। तो आपने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया? आपने यूज किया पर्सोनिफिकेशन, है ना? दरवाजा हमें नहीं बुला सकता है। जैसे कहते हैं कि द सन इज स्माइलिंग ब्राइटली अक्रॉस द पार्क, या कुछ भी कह लें आप, तो सन स्माइल नहीं कर सकता। मतलब जैसे हमारे मानने वाली बात है कि सन एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो वो स्माइल नहीं कर सकता, उसमें जान नहीं है तो वो नहीं कर सकता। लेकिन द सन इज स्माइलिंग बोला तो आपने फिर से क्या किया? पर्सन की तरह से डिस्प्ले किया, एक जीवित प्राणी की तरह से, एनिमेट एंटिटी की तरह से आपने इसको प्रेजेंट किया है। तो ये केस कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अपना, लेट्स से यूफेमिज्म। व्हाट इज यूफेमिज्म? यूफेमिज्म बनता है ईयू, और एक हो गया इसमें ईयू प्रीफिक्स, और दूसरा रूट वर्ड इसमें हो गया फीम। फीम का मतलब होता है स्पीच, फीम का मतलब है स्पीच, और ईयू का मतलब होता है गुड। देखिए, यही फीम जो है ना, ब्लास्फेमी में भी नजर आता है आपको, वहां पर भी स्पीच ही इसका मतलब होता है फीम का। और ईयू मतलब गुड हुआ। जैसे आप यूलजी बोलते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? गुड राइटिंग। गुड राइटिंग मतलब ये नहीं कि किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है उसको यूलजी बोलेंगे। जब किसी के बारे में अच्छा अच्छा लिखते हैं तो उसको यूलजी बोलते हैं। उसी तरह से जब किसी के, इसका लिटरल मतलब क्या हुआ? गुड स्पीच। तो जब हम कुछ अच्छा, इसमें इतना तो समझ में आ गया कि कुछ अच्छा बोलेंगे, क्योंकि लिटरल मतलब क्या है? गुड स्पीच है ना? तो यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म में हम किसी सुनने में नहीं ठीक लगने वाली बात को थोड़ा अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, अच्छी भाषा का प्रयोग करके बोल दें, जिससे अगले को बुरा न लगे। तो इसको हम लोग यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे कि बहुत जमाने तक हमने यूज किया है हैंडीकैप्ड वर्ड। अब आपने देखा होगा हिंदी में हैंडीकैप्ड के लिए हम लोगों ने क्या वर्ड यूज करना चालू किया? दिव्यांग।
दिव्य जो देवताओं के द्वारा दिए गए हैं। तो कितना सुंदर तरीका है ये बोलने का। उसी तरह से हम हैंडीकैप्ड को अंग्रेजी में अब क्या बोल देते हैं, डिफरेंटली एबल्ड बोल देते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड बोल देते हैं। अब ऐसा बोलने से वो जो वर्ड का स्टिग्मा है वो थोड़ा कम लगता है। तो आपने क्या किया, अच्छी स्पीच का इस्तेमाल किया, जो सुनने में थोड़ा नहीं ठीक लग रहा उसको आपने अच्छी भाषा का प्रयोग करके सुना दिया, तो इसको बोलते हैं यूफेमिज्म। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आगे हमारा है अगला फिगर ऑफ स्पीच, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा पैरा विच मींस बियॉन्ड, और डॉक्स विच मींस बिलीफ। यही डॉक्स आता है हेटेरोडॉक्सी ऑर्थोडॉक्सी में भी, बिलीफ ही मीनिंग कैरी करता है। तो पैराडॉक्स का मतलब लिटरल क्या हुआ, बियॉन्ड बिलीफ। लॉजिकली, और ये लॉजिक का बड़ा अच्छा हिस्सा है, क्रिटिकल रीजनिंग का बड़ा अच्छा हिस्सा है। तो पैराडॉक्स में लॉजिकली कोई चीज बियॉन्ड बिलीफ कैसे हो सकती है? लॉजिक कहता है कोई चीज बियॉन्ड बिलीफ तभी हो सकती है जब वो हो और होकर भी नहीं हो, यानी जब वो अपने एग्जिस्टेंस को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दे, और ऐसा कॉन्ट्रडिक्ट कर दे कि वो पॉसिबल ही नहीं हो उसका होना। इसको टेक्निकल भाषा में पैराडॉक्स कहते हैं। तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, and such a self contradiction that forces it not to even be, not to even exist, which means that the biggest paradoxes are paradoxes themselves. ठीक, मतलब पैराडॉक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, यही सबसे बड़े बड़े पैराडॉक्सेस हो गए, क्योंकि पैराडॉक्स तो कहता है बाय डेफिनेशन कि मैं ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन हूं कि मैं हो ही नहीं सकता हूं। ठीक है, दिखा दो मैं अगर हो सकता हूं तो, पर होते हैं, और इसीलिए ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है। तो पैराडॉक्स का एग्जाम्पल क्या हुआ, पहले वो सुन लीजिए, फिर आम भाषा में पैराडॉक्स किसके लिए यूज करते हैं वो भी समझा दूंगा। पैराडॉक्स देयरफॉर एक जो सबसे आसान तरीका है समझने का वो है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखिए, ये स्टेटमेंट कहता है कि मैं झूठ हूं। ठीक, तो अब दो ही बातें हो सकती हैं, ये वाली बात या तो सच है या ये बात झूठ है, या तो ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि नहीं? क्योंकि इसने खुद ही कहा है कि मैं फॉल्स स्टेटमेंट हूं। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसने कहा तो सच ही ना आपसे कि मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं फॉल्स हूं। तो इस स्टेटमेंट को होने के लिए इसका साइमल्टेनियसली ट्रू होना भी जरूरी है और फॉल्स होना भी जरूरी है, और ट्रू और फॉल्स दोनों साथ में हो नहीं सकता। इसलिए इसको बोलते हैं एक टेक्निकल पैराडॉक्स। क्लासेस में मैं यूजुअली जो एग्जांपल देता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा पैराडॉक्स क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा पैराडॉक्स है आई ऑलवेज लाई। ठीक, स्टेटमेंट में आई ऑलवेज लाई। तो आई ऑलवेज लाई जो है स्टेटमेंट, या तो ये स्टेटमेंट सच है या ये स्टेटमेंट झूठ है। अब अगर ये बात सच है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो फिर अभी भी ये बात झूठी होगी। ठीक ना? और अगर ये बात झूठ है तो फिर मैंने सच कहा ना कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो अभी भी मैं झूठी बोल रहा हूं। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल पैराडॉक्स, ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आम भाषा में पैराडॉक्स कॉन्ट्रडिक्शंस के लिए भी यूज होता है। यानी कल तक अगर आप कह रहे थे कि मीट ईटिंग नहीं ठीक है, और आज आप ही जो है वो कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो तो मीट से ही मिलेगा, तो मीट खाना चाहिए, तो लोग आपको टोकेंगे और कहेंगे कि भाई साहब, आपका स्टैंस घड़ी घड़ी पैराडॉक्सिकल हो जाता है, यानी कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। तो आम जिंदगी में पैराडॉक्स जो है लूजली ऐसे यूज किया जाता है, पर यहां पर टेक्निकल वाला एस्पेक्ट नहीं इस्तेमाल हो रहा, क्योंकि ये बात तो हो ही सकती है कि एक दिन आदमी बोल रहा है नहीं खाओ और एक दिन बोल रहा है खाओ, ये कोएग्जिस्ट कर सकती है बातें, क्योंकि एक एक दिन हुआ, एक एक दिन हुआ। पैराडॉक्स एक को मतलब अपने एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज कर देता है। तो टेक्निकली आप नहीं बोल सकते, जो हम लोगों ने अभी मीट ईटिंग वाला एग्जांपल दिया, टेक्निकली आप उसको पैराडॉक्स नहीं बोल सकते, पर हां, आम भाषा में, लूज भाषा में उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। आइए अगला सीखते हैं,
अगला अपना कहलाता है, बड़ा फेमस है, अगले को बुलाते हैं आयरनी। आयरनी का मतलब है विडंबना, ठीक, पैराडॉक्स विरोधाभास होता था। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। विडंबना अगर आप नहीं समझते तो ऐसे समझ लीजिए, जिस जगह पर हम जिस चीज का सबसे कम अनुमान लगा सकते थे, वहीं पर अगर वो कोई चीज हो जाए तो उसको आयरनी बोलते हैं, ठीक ना। दीज आर द आयरनीज ऑफ लाइफ, कि मैंने कहां सोचा था और देखो क्या हो गया। आप भाव समझ रहे होंगे, बस इतना ही भाव होता है आयरनी का। और आयरनी एक बहुत बड़ा लिटरेरी डिवाइस है, इसका इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपको डीप नहीं जाना, आप आयरॉनिक क्या होगा, आयरनी का एग्जाम्पल आपको जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो इस तरह से आएगा कि जिस दिन उनका बर्थडे था, हम सेलिब्रेट करने गए, उसी दिन उनकी डेथ हो गई। तो इसको बोलेंगे दीज आर ग्रेट आयरनीज ऑफ लाइफ। भगवान क्या क्या खेल दिखाता है हमको। मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था, मैं यूज कर लेता हूं उसको, कि आयरनी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा अगर रेगिस्तान में बाढ़ आ जाए। लीस्ट एक्सपेक्टेड है ना, रेगिस्तान को तो बोलते ही पानी गायब कर देते हैं आप, वहां अगर बाढ़ आ जाए तो भैया इससे सुंदर आयरनी का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और आम भाषा में आयरॉनिक आयरॉनिक बोलते हैं हम लोग, कब बोलते हैं, जब हमें लगता है कि अरे इस आदमी से तो सबसे कम उम्मीद थी। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में भाई साहब कह रहे थे कि भैया मीट ईटिंग ठीक नहीं है, और अगले दिन मीट शॉप पर पाए गए मीट खरीदते हुए, तो इसको आयरनी बोलेंगे कि भाई साहब ये तो विडंबना हो गई, दिस इज क्वाइट आयरॉनिक। सो दिस इज व्हाट आयरनी इज। आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं और वही हो जाता है, इसको आयरनी बोलते हैं। आप किसी को सड़क पर कह रहे हैं कि ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का, ऐसे चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तब तक कोई आप ही को ठोक के चला गया, तो ये लाइफ की एक आयरनी है, ठीक। सो आयरनी इसको कहते हैं हम। आगे चलते हुए एक ये सीख लीजिए, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन को जब आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा एक ऑक्सी, इसका मतलब होता है शार्प, और दूसरा मोरॉन जिसका मतलब होता है बेवकूफ, बुद्धू। तो ये दो वर्ड्स क्या हुए? ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ये दोनों वर्ड्स, है ना। इसी को बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। सो जैसे मैंने पैराडॉक्स के लिए कहा था ना आपसे कि पैराडॉक्सेस एग्जिस्ट, दैट इन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट पैराडॉक्स, उसी तरह से ऑक्सीमोरॉन का पहला एग्जाम्पल द वर्ड ऑक्सीमोरॉन इटसेल्फ इज। खुद ही है इसका ये एग्जाम्पल, कि शार्प के बाद बुद्धू कैसे बोला? शार्प तो हम समझदार को बोलते हैं। सो दिस इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन। और अगर दो अलग अलग शब्दों से देखें तो जैसे हम कहते हैं द रूम इज कंप्लीटली एम्प्टी, तो देखिए कंप्लीटली भी बोला आपने, कंप्लीट मतलब पूरा हो जाता है, और एम्प्टी भी बोल दिया आपने, उसका मतलब खाली हो जाता है। तो जब आप कह रहे हो द रूम इज कंप्लीटली एम्प्टी, तो आप दो ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हो जो ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ? ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ, ठीक है। सो इफ आई जैसे कि हम लोग बोलते हैं डेफनिंग साइलेंस, बहुत फेमस एग्जांपल है कि सन्नाटा सुनाई दे रहा था, लाउड सन्नाटा था, इस तरह की बातें जब हम बोलते हैं, लाउड सन्नाटा था या फिर डेफनिंग साइलेंस था या सन्नाटा सुनाई दे रहा था, ये मैंने हिंदी इंग्लिश इंग्लिश सब मिला दिया, तो ये क्या होता है? ये एक ऑक्सीमोरॉन होता है। इसमें दो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स को आपने साथ साथ रख दिया, दैट इज व्हाट एन ऑक्सीमोरॉन इज। सो दे आर वेरी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, साफ साफ दिखता है कि ये तो ये रहा, ये तो दो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स हैं, ठीक। नेक्स्ट आप सीख लें, पर्सोनिफिकेशन सिखाई दिया मैंने, ऑक्सीमोरॉन सिखाई दिया मैंने आपको, पन सीख लें आप। पन कितने हो गए ये भी देख लेता हूं मैं। ये हमने सीखे थे तीन, तीन ये हो गया, चार पांच छह हो गए, ये हो गया सात, ये हो गया आठ। ये पन सीख लेते हैं अपन। और एक और मुझे ध्यान आ रहा है, मुझे सिखाना था, मैं ध्यान आ ही जाएगा। पन जो होता है वो होता है क्लेवर प्ले ऑफ वर्ड्स, और ऐसा क्लेवर प्ले जिससे कि एक साथ दो या दो से अधिक मीनिंग आ जाए, ठीक। जैसा मैं अभी अभी डिस्कस भी कर रहा था, कल भी यूज किया है मैंने। तो वर्ड प्ले का मंथ्स में एक बड़ा सुंदर वर्ड प्ले है जिसे दो मीनिंग आएंगी और आप तुरंत समझ भी जाओगे कि फेब्रुअरी कैन नॉट मार्च बट अप्रैल में, ठीक है।
फेब्रुअरी कैन नॉट मार्च बट अप्रैल में, तो आपको समझ में भी आ गया कि ये तो 4 महीनों के नाम थे। और हाँ, इससे एक मीनिंग भी समझ में आता है कि फेब्रुअरी मार्च नहीं कर सकता, अप्रैल में ठीक वो मार्च कर सकता है, पर मार्च नहीं यूज किया हमने। तो इसको क्लेवर प्ले ऑफ वर्ड्स जिससे एक से अधिक मतलब आए, एक तो 4 महीने हो गए, दूसरा एक सेंटेंस भी बन गया अपना। जैसे अपन बोलते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लाई एंड अ मॉस्किटो, तो वही आता है कि मॉस्किटो कैन फ्लाई बट अ फ्लाई कैन नॉट मॉस्किटो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जोक्स वगैरह बनते रहते हैं। ये क्लेवर वर्ड प्ले होता है जिससे एक साथ दो मतलब निकल के आए। मॉस्किटो कैन फ्लाई, तो वहां पर उड़ने वाली भी बात हो गई और मक्खी वाली भी बात हो गई। दिस इज व्हाट अ पन इज। एंड लास्टली एक और रह गया जो काफी पॉपुलर है, आपको पता होना चाहिए, उसको बुलाते हैं हाइपरबली। अब हाइपरबली क्या बला है? हाइपरबली में आपको याद कैसे रखना है? हाइपर से, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार इसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें चीजों को खूब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ठीक। एग्जैजरेशन मान जानते हैं आप, तो एग्जैजरेशन में भी ऐसा एग्जैजरेशन जो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, जो इलॉजिकल एग्जैजरेशन है, जो हो ही नहीं सकता, उसको हम हाइपरबली बोलते हैं। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, आप जानते हैं ये संभव नहीं है, इसको हाइपरबली बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कान के नीचे एक लगाऊंगा 7 पुश्तें बहरी पैदा होंगी, ठीक। ये पॉसिबल नहीं है, इसको बोलते हैं हाइपरबली। इसमें इतना ज्यादा बोल देते हैं जो टेक्निकली, लॉजिकली, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन तो ये तो टेक्निकल हाइपरबली है, ऐसा एग्जैजरेशन जो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। लेकिन आम भाषा में हाइपरबली लोग थोड़े मोड़े एग्जैजरेशन को भी बोल देते हैं कि डोंट बी सो हाइपरबोलिक, 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो अगले ने बोला डोंट बी सो हाइपरबोलिक, आप अभी मुझे 15 मिनट की देरी हुई है, तुम फालतू का 3 घंटे की बात कर रहे हो। तो आम जिंदगी में लूजली ऐसे हाइपरबली बोल देते हैं हम, लेकिन टेक्निकल हाइपरबली के लिए इसका लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी होना जरूरी है, और ये भी काफी विजिबल होता है, इतना ज्यादा फेंका हुआ रहता है कि आप आराम से पकड़ लोगे। ये 10 अगर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं, तो 98 to 99% क्वेश्चन स्नैप में इन्हीं से आते हैं। इससे ज्यादा आप बेकार का मेहनत मत करो। इंटरनेट पे लोग पागल हो रहे हैं, कल भी देखा था मैंने, अब साइनेक्ड है, मेटानिमी है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, एक सवाल आ जाएगा, छोड़ दीजिएगा, उस पर आप बेकार का 1 घंटा स्पेंड करें, सेंस नहीं बनता। और फिगर्स ऑफ स्पीच इतने सुंदर लिटरेरी डिवाइसेस हैं कि उनको उनको राइटर्स ने इतना खेला है उनके साथ कि आज तक हम लोगों तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी जगहों पर किसका बॉर्डर कहां खत्म होता है और किसका बॉर्डर कहां शुरू हो जाता है, ये बड़ा डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। तो आप अननेसेसरीली ट्रबल मत करो खुद को, आराम से ये 10 समझ लो, रिवाइज कर लो, आराम से पेपर लिखो, और इससे हमारा काम चल जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।